नमस्कार, मैं राकेश कुमार, टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने जो है एनसीईआरटी 6 क्लास के ज्योग्राफी की पूर्णाहुति कर दी है, यानी समाप्त कर दिया है। जो 8 चैप्टर थे इस वाली किताब में, पृथ्वी हमारा आवास, जो एनसीईआरटी किताब है ज्योग्राफी की, उसमें कुल 8 चैप्टर थे और इस 8 चैप्टर को हमने जो है समाप्त कर दिया। अब हमने निर्णय लिया है कि इस किताब को समाप्त करने के बाद अब इसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो हाइलाइट्स जिसको आप कह सकते हैं, इस हाइलाइट्स को जो ज्योग्राफी क्लास 6 का एनसीईआरटी किताब में जो हाइलाइट्स है, यानी सारे 8 चैप्टर में जो भाषाई स्तर पे, जो कथन के स्तर पे, स्टेटमेंट के स्तर पे जो चीजें लिखी हुई है, मैं उसको आज चाहता हूं कि आपके सामने ला दूं। कुछ अन्य जो मुख्य बातें होंगी मैं उसको भी आपको किताब के मार्फत से बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत फायदा होगा। और आप इसे अगर इस रूप में देखेंगे तो आप एक एक एनसीईआरटी की एक एक किताबों पे जब आपकी जो है पकड़ मजबूत हो जाएगी, कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा और तथ्यों की जो है समझ बन जाएगी, यानी यादाश्त में, मेमोरी में वो चले जाएंगे, तो आप समझिए कि आपने जो है तैयारी का एक मुकाम, एक चरण हासिल कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है पृथ्वी हमारा आवास, जो 6ठा क्लास का भूगोल है, उसका फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में जब हमने बात की थी तो चंद्रमा के कलाओं की बात की थी। यहां पर मैं कुछ लाइंस को पढ़ करके बताऊंगा जो कि कैसे पूछा जा सकता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। एनसीईआरटी में इस तरह का डिफिनेशन है और इससे सीधा सवाल बन सकता है खगोलीय पिंड के बारे में, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है या कौन से इसमें शामिल नहीं है। तो आप इसको देख लीजिएगा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। मैंने ऐसे बहुत बेहतर तरीके से इसे समझाया था। और सूर्य भी एक तारा है। तो आपको जो है तारों के बारे में अगर हम कथन कारण के रूप में या कथन के रूप में आपसे सवाल बनेगा तो इसमें पूछा जा सकता है कि वैसे खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं, उसमें अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, वैसे पिंड तारे होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। मान लिया जाए 4 स्टेटमेंट ऐसे बना कि तारा के बारे में, स्टार के बारे में, स्टार्स के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए। एक खगोलीय पिंड है, पहला कथन। दूसरा, इनमें अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, दूसरा कथन। ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, रेडिएशन करते हैं। चौथा स्टेटमेंट रहेगा कि सूर्य भी एक तारा है। और पांचवा ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी सही या इनमें से एक से ज्यादा सही। तो आप जो है देखेंगे कि इनमें से अगर आप विचार करेंगे तो क्या सभी तारे भी एक खगोलीय पिंड है, सूर्य भी एक तारा है। सभी तारे क्या करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ऊष्मा का बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। और सूर्य से जो धरती पे प्राप्त होने वाला ऊष्मा है और प्रकाश है वह सूर्य से ही आता है। इसी तरह से अगर हम नक्षत्र मंडल के बारे में बात करें तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। उर्सा मेजर या बियर इसमें से एक है। अगला सवाल बन सकता है प्लेनेट के बारे में कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसे प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं और इसका अर्थ परिभ्रामक होता है, चारों, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब इससे कथन बना सकता है और उससे पूछ सकता है इनमें से कौन सही है, इनमें से जो है कौन से कथन सही और कौन सा कथन सही नहीं है। तो मान लिया जाए ग्रह के बारे में अगर लिखता है कि एक खगोलीय पिंड है, ठीक है,
एक कथन पहला। दूसरा, इनमें अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, यह दूसरा कथन हो गया। तीसरा, इसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, यह भी सही है। चौथा स्टेटमेंट बना सकता है कि प्लैनेट जो है ग्रीक भाषा के शब्द है, उस ग्रीक भाषा का जो शब्द है उसको क्या कहते हैं, प्लैनेटाई कहते हैं, और उसी से प्लैनेट जो है क्वाइंड हुआ है। और यह प्लैनेट का मतलब होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला। तो इतना आपको अगर स्पष्ट है, क्लियर है, तो आप समझ लीजिए कि आपको इससे एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, इस चित्र को मैंने जब पढ़ाया था उस समय दिखाया था, अगर आप देख रहे हैं कि सूर्य जो है, यहां पर सूर्य है और उसके सबसे जो पहला ग्रह है वह बुध है। मैंने उस दिन भी बताया था कि यह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है और 59 डेज में यह जो है अपने अक्ष पे चारों तरफ घूमता है। तो आपसे सवाल बन सकता है स्टेटमेंट के तौर पर, अगर आप देखें कि इन कथनों पे विचार कीजिए। बुध एक तारा है, यह जो है 88 दिन में, बुध 88 दिन में अपने कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, और बुध अपने घूर्णन अक्ष पे 59 डेज में 59 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। और चौथा स्टेटमेंट है कि बुध के पास बहुत सारे उपग्रह हैं। तो आप विचार करके बताइए कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं और कौन कौन से कथन गलत हैं। तो आप देखेंगे कि बुध जो है सूर्य के बाद सबसे नजदीक का ग्रह है, यह बात सही है। यह ग्रह है, मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला था, तारा बोला था, तो तारा जैसे ही बोला तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा जो है, यह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में जो है परिक्रमण करता है, रेवोल्यूशन करता है, यह सही है। यह अपने अक्ष पर 59 डेज में जो है घूर्णन करता है, यह बात भी। जो बुध ग्रह है इसका एक भी उपग्रह नहीं है, यह बात आपको मैंने उस क्लास में बताई थी। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसके एक भी उपग्रह नहीं है, जिसको आप जैसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, वैसे एक दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, वह है बुध और शुक्र। तो अंतिम स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इस तरह से आपको माइन्यूटली इसको देखना होगा। अगर हम मंगल की बात करें तो जिस तरह से पृथ्वी एक दिन में अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, और घूर्णन यानी रोटेशन होने की वजह से दिन और रात का की स्थिति बनती है, यानी दिन और रात में परिवर्तन होता है, उसी तरह से मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समय अवधि के बराबर, यानी एक दिन में ही अपने अक्ष पे घूमती है। यानी वहां भी दिन और रात का परिवर्तन जिस तरह से पृथ्वी पर होता है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, उस तरह से ही होता होगा। लेकिन अगर मंगल की बात करें तो 687 दिन में यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा पाता है, और जबकि पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। पृथ्वी में समानता क्या है, दोनों अपने अक्ष पे एक दिन में यानी 24 घंटे में घूर्णन करते हैं, रोटेशन करते हैं। पृथ्वी को जितना घूमने में समय लगता है सूर्य के चारों तरफ, यानी परिक्रमण में जितना समय लगता है उससे लगभग दुगना समय जो है मंगल को लगता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है, जबकि मंगल के 2 उपग्रह। तो इस तरह से आपको मैन्युटली देखना होगा। यहां पर मैंने बताया था कि जो 8 ग्रह हैं उसमें जो सूर्य से 4 नजदीक के ग्रह हैं, जिनकी कक्षाएं सूर्य से नजदीक है, जो नजदीक से चक्कर लगाते हैं, उनको हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, और जो बाहर के 4 ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं, आउटर प्लेनेट के नाम से जानते हैं। अब आंतरिक ग्रह जो हैं 4, यानी बुध के बाद जो है शुक्र के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। तो आपको याद रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह, इनका जो निर्माण हुआ है जो सूर्य के सबसे नजदीक है, ये चट्टानों से बने हुए, रॉक से बने हुए हैं, जबकि बाहर के जो आउटर जो प्लैनेट हैं वह प्लैनेट गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, यानी गैसियस और लिक्विड फॉर्म में हैं और इसी से बने हैं।
अगर हम इन आउटर ग्रहों की बात करें तो आप इस बात को याद रखिएगा कि बृहस्पति एक ऐसा आउटर ग्रह है जो सबसे कम समय में अपने अक्ष पे घूर्णन कर लेती है, और वह जो है 9 घंटा 56 मिनट में बृहस्पति अपने अक्ष पे रोटेशन कर लेती है। यानी सबसे कम समय ग्रहों में अगर किसी को घूर्णन करने में लगता है तो वह बृहस्पति है, और सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या इसकी है। जबकि इसे परिक्रमण करने में, परिक्रमण यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने लगते हैं, लगभग 12 साल लगते हैं। जबकि घूर्णन करने में इसे 9 घंटा 56 मिनट यानी लगभग 10 घंटा लगता है। उससे थोड़ा आगे बढ़ जाए, अगर हम शनि की बात करें तो शनि में लाल वलय पाया जाता है। शनि एक ग्रह है जिसमें लाल वलय पाया जाता है, और यह सूर्य का जो चक्कर है जिसको परिक्रमण कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं, यह 29 साल 5 महीने 29.5 साल में एक चक्कर सूर्य का एक चारों तरफ से चक्कर लगा पाती है। जबकि घूमने की समय अवधि की बात करें, अपने अक्ष पे रोटेशन की बात करें तो 10 घंटा 40 मिनट में यह लगाता है। शनि और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या लगभग बराबर जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल को जो अट्रैक्ट करके रखने का काम है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सूर्य का, वही बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तीव्र ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक के तारा होने के बावजूद भी हमसे, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने 2006 में ग्रहों की सूची से हटा करके बौने ग्रहों की सूची में, ड्वार्फ प्लैनेट की सूची में शामिल कर दिया था। तो आपको याद रखना कि किसको, तो प्लूटो को, और दूसरा कब, 2006 में, और ग्रहों की सूची से यानी लिस्ट से निकाल करके उसको कहां रखा गया, ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आपको याद रखना, आकार में 5वां है। यह भी आपको स्टेटमेंट याद रखना है। ध्रुवों के पास पृथ्वी चपटी होती है, दोनों ध्रुव जो है पृथ्वी के दोनों चपटे होते हैं। एक विशेष आकृति का निर्माण करता है जिसको भूआब कहते हैं, इसी को जियोइड कहते हैं। अब यहां पर जो जीवन जीने की अनुकूल स्थितियां हैं, जीवन जीने की अनुकूल स्थितियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं, और केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। अब तक के जो शोध हैं, इसीलिए स्टेटमेंट एनसीईआरटी में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो यह स्टेटमेंट आप सीधा याद रखिएगा कि जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर, संभवतः शब्द के साथ केवल है, पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित होते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ जीवन संभव होता है। पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो अगर कथन दे दे कि पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, कारण दे कि पृथ्वी की सतह 2/3 जो सतह है वह पानी से ढका हुआ है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। इसीलिए इसे नीला ग्रह, ब्लू जो है प्लेनेट के नाम से जानते हैं। रमन इफेक्ट जब मैंने पढ़ाया था, जिस दिन इस चैप्टर को पढ़ा था, मैंने रमन इफेक्ट के मार्फत से इसे समझाया। के पास एकमात्र सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट उपग्रह है, और यह है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी जो डायमीटर है, तो पृथ्वी की डायमीटर की बात करें और यह जो है चंद्रमा के डायमीटर की बात करें तो इसका 1/4 है। यह चंद्रमा है और यह पृथ्वी। और कोई भी सर्किल में जो डायमीटर होता है वह त्रिज्या या त्रिज्या या त्रिज्या, यानी व्यास इज इक्वल टू क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। रेडियस। तो अगर थोड़ा सवाल को ट्विस्ट करें
त्रिज्या पे ले जाए तो आपको सीधा रिलेशन याद रखना है कि पृथ्वी का जो डायमीटर होता है उसका 1/4 1/4 जो है चंद्रमा का डायमीटर होता है। इन दोनों के पृथ्वी के डायमीटर इज इक्वल टू जो है 4th टाइम्स डायमीटर ऑफ मून। अब यह जो है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अब यहाँ पर जो बॉक्स आइटम बना करके दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसको आपको याद रखना, मैंने पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया भी था। और इस गति से चल करके प्रकाश सूर्य से निकल करके पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेती है। यह भी आपको याद रखना होगा। इसी में रोचक तथ्य में दिया हुआ है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। और आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था? तो उसका जवाब हाँ है। और राकेश शर्मा नाम के, मेरा भी नाम राकेश है, और राकेश शर्मा ने 1984 में भारत की तरफ से रशियन यान से जाकर के चंद्रमा पे कदम रखा था। और अगर हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाले मिशन की बात करें तो यूएस के नासा जो है उसने 16 से 24 जुलाई 1969 तक अपोलो 11 मिशन के मार्फत से नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जो है चंद्रमा पर भेजा था। उसमें एक और थे, उनका नाम आपको बताना है। और जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम चंद्रमा पर रखा था तो उन्होंने बोला था, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी यह मानव का पहला कदम है, लेकिन मानवता के लिए जो है एक बहुत बड़ी छलांग है। यानी शोध के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी छलांग की बात की थी। जब हम उपग्रहों की बात करते हैं तो उपग्रहों के दो प्रकार की बात करते हैं। जो प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे मैंने बोला कि बुध और शुक्र को छोड़ करके सारे ग्रहों के अपने प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें मैंने पृथ्वी के उपग्रह की बात की तो वह चंद्रमा है। मैंने मंगल के उपग्रह की बात की तो उसके 2 उपग्रह हैं। और मंगल और पृथ्वी के समानता की बात की थी तो अक्ष पर घूमने की जो अवधि है मंगल और पृथ्वी के जो है बराबर है, 1 दिन है। इसीलिए जब नासा के मिशन होते हैं, दुनिया के सारे वैज्ञानिकों का, जो खगोल वैज्ञानिक हैं, उनका हमेशा यह हाइपोथेसिस रहता है कि अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो इस समानता की वजह से मंगल पर भी जीवन संभव हो सकता है, जिसके रिसर्च किए जा रहे हैं। उसके जो है मंगलयान, आप जो है मार्स मिशन का नाम आप सुनते रहते होंगे। जो मानव निर्मित उपग्रह है वह कृत्रिम पिंड है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। और यानी जो सैटेलाइट हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, जो मैनमेड सैटेलाइट्स हैं, उसका उपयोग जो है ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज लेने के लिए, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, और जो संचार हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशंस हैं, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। ग्रहों की बात करें तो क्षुद्र ग्रह जो है तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक असंख्य पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह का, लेकिन इनकी खास बात यह है कि यह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच में ये चक्कर लगा रहे थे। सारे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं, इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड जो है वह मेटोराइट्स के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मांड में इसको मेटोराइट्स कहते हैं। जब वायुमंडल में गिरता हुआ, जलता हुआ या गिरता है, इसको मेटियोर कहते हैं। और धरती पर जब गिर जाता है तो इसको मेटियोराइट कहते हैं। अब तीनों का स्पेलिंग आप समझ लीजिए। जब ब्रह्मांड में होता है, यह क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसको उल्का पिंड कहा जाता है। ये गिरते भी हैं, आपने जो है गिरते हुए तारे के बारे में सुना होगा। जब ये ब्रह्मांड में होते हैं तो इसको मेट्रोइड कहा जाता है, METEOROID, मेट्रोइड। जब वायुमंडल में गिरता है और जलता हुआ गिरता है तो इसको मेटियोर कहा जाता है, METEOR। और जब यह धरती पर गिर जाता है तो इसको मेटियोराइट कहा जाता है, METEORITI। और इस तरह से जो ब्रह्मांड वाला चैप्टर है हमने उसे खत्म
अगला चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से इसमें जो इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं मैं उसे आपको बता देता हूं, जो आपके स्टेटमेंट्स के रूप में, कथन के रूप में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यह स्टेटमेंट ग्लोब के बारे में आ सकता है सीधा। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनको सही आकार में दिखाया जाता है। सही आकार में महाद्वीप को, महासागर को और देशों को जो है सही आकार में ग्लोब पे दिखाया जाता है। यह स्टेटमेंट आ सकता है। तो आपको मैंने बताया था कि यह पृथ्वी है और इसके ठीक ध्रुवों से मिलने वाले इधर से 180 और इधर से 180, तो इधर से 180 देशांतर ईस्ट का और इधर से 180 ईस्ट का वेस्ट। दोनों इस पीछे वाले जो हमने बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर उसके पीछे आकर के मिलते हैं, तो 180 प्लस 180 यानी 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची जाती है। ये सवाल आज उन्होंने मुझसे पूछा था और वो कॉपी जांचने क्रम में यानी बोर्ड में ऐसा सवाल पूछा गया। अगर हम अक्षांशों की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश और यहां से एक एक करके यहाँ 90 डिग्री और इधर भी जो है 90 डिग्री। तो कितना अक्षांश खींचा गया? हर 1 डिग्री पे एक अक्षांश खींचा जाता है। तो 90 डिग्री, 0 डिग्री वाला कॉमन है, इधर से भी 90 डिग्री, तो 90 कुल 180 अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची जाती है। सवाल आपसे बन सकता है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते थे तो हमने 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा उसे भारत का मानक रेखा बताया था। इसी से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण होता है। उसी तरह सारे देशों में तो अगर 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो लंदन से गुजरा है और उसके पूरब वाले जितने भी देश हैं वहां पर समय आगे चलता है और एक देशांतर पर 4 मिनट का, हर एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट करना भी बताया था, आपको ध्यान हो। ग्रीनिच के यानी लंदन के जो ग्रीनिच वेधशाला है उससे पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजे होंगे शाम के। इसका मतलब भारत 5.5 घंटा आगे है। 2 + 5.5 जोड़ लेंगे तो 7:30 शाम का होगा। मैंने इस पे एक सवाल भी दिया था, एक सवाल बनाया था और एक शॉर्ट्स भी अपने यूट्यूब चैनल में डाला है कि अगर 9 बजे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दिमाग में बात आए कि भारत के प्रधानमंत्री से हाल चाल जानना है तो भारत के प्रधानमंत्री के आवास में जो फोन घनघनाएगा, जो रिंग होगा, तो उस समय एक खलबली मच जाएगी। वो भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का फोन कि इतनी रात्रि में आखिर कौन से परेशानी से गिर गए। लेकिन उनके लिए क्या है, वह सामान्य समय है 9 बजे। अब यहाँ पर रूस में जो 11 मानक समयों को अपनाया गया है और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट जो आपके तथ्य हैं आपको याद रखना चाहिए। रूस में जो है 11 टाइम जोन बांटे गए हैं, 11 टाइम जोन में रूस को बांटा गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 टाइम जोन में बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यानी 1 से लेकर के 15 एक टाइम जोन, फिर अगला 15 से लेकर के 30 दूसरा टाइम जोन, फिर जो है इस तरह से 15 देशांतर मिलकर के एक टाइम जोन बनाते हैं। यह आपको याद रखना चाहिए। अगला चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों में हमने बताया कि एक घूर्णन जो है 24 घंटे का होता है और पृथ्वी अपने अक्ष से, जो पृथ्वी का अक्ष है वह अपने कक्षा तल से 66.5 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। मैंने घूर्णन और परिक्रमण में अंतर बताया था। 21 मार्च और 23 सितंबर को यानी विषुव का दिन होता है। इसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात बराबर होता है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर में दिन और रात जो है बराबर होते हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो 21 जून जो है सबसे बड़े दिन के लिए जाना जाता है और 23 दिसंबर सबसे छोटे दिन के लिए जाना जाता है उत्तरी गोलार्ध में।
तो आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि दिन और रात की अवधि किन दो दिवसों पर, किन दो तिथियों पर बराबर होती है, तो आपको 21 मार्च और 23 सितंबर बताना है। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इसमें पैमाने की हम बात करते हैं तो पैमाना क्या होता है? स्थानों के बीच की दूरी जो वास्तविक रहे उसी को कागज पर यानी मानचित्र पर जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो उसी को पैमाना कहते हैं। और बड़े क्षेत्रों के लिए मानचित्र पर छोटे पैमाने लिए जाते हैं और छोटे क्षेत्रों के प्रदर्शन के लिए, मानचित्र पर प्रदर्शन के लिए बड़े पैमाने लिए जाते हैं। आपको याद रखना होगा। पैमाना मतलब स्केल। प्रतीकों की बात करें तो मैंने प्रतीकों की चर्चा की थी, आप एक बार प्रतीकों को देख लीजिएगा। कलर्स की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों के लिए जो है ग्रीन कलर, और पठारों के लिए पीला कलर, प्लेटूज के लिए पीला कलर दिखाया जाता है, और जलाशयों के लिए यानी महासागरों के लिए नीला कलर, ब्लू कलर दिखाया जाता है, जबकि माउंटेन्स के लिए जो है ग्रे कलर्स दिखाया जाता है। कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर 7 प्रमुख कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है, और एशिया और यूरोप के सम्मिलित भाग को यूरेशिया कहा जाता है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत यानी 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन यहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी विषुवत रेखा भी अफ्रीका के मध्य से गुजरती है, कर्क उसके ऊपरी रेखा जो है उसके नीचे के भाग से गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का जो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है वह अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका की एक खास बात यही है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अगर हम यूरोप की बात करें तो एशिया से यह छोटा है, और आर्कटिक वृत्त होकर के जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसको आर्कटिक सर्किल के नाम जाना जाता है, आर्कटिक वृत्त के नाम जाना जाता है, उससे होकर के गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप की बात हो रही है। उत्तर अमेरिका की बात करें तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका की बात करें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से, जो नैरो लैंडमास है उससे जुड़ा हुआ है, इसको स्थल संधि के नाम से जानते हैं। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। इसके पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर हैं, जिसका नाम आपको बताना चाहिए। और विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला एंडीज है, यह उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यहाँ एक और खास बात यह है कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। मैंने कहा कि अफ्रीका में सबसे लंबी नदी नील है जो बहती है अफ्रीका महादेश में, और सबसे बड़ी नदी अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका में बहती है। इसका मतलब कि एक लेंथ वाइज सबसे लंबी है, और दूसरा जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर को कैरी करने वाली सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है, जो कि अमेजन है, जो दक्षिण अमेरिका में बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, और दक्षिण ध्रुव में जो है सदैव मोटी बर्फ की चादर जैसी स्थिति पाई जाती है, और यहाँ पर सभी देशों के शोध केंद्र हैं। भारत के भी कई शोध केंद्र, जिसमें मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री प्रमुख है। अगर हम महासागरों की बात करें तो महासागरीय जल जो है हमेशा गतिशील रहते हैं। कहा जाता है सागर शांत होता है, लेकिन सागर के जो जल होते हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं, और उस गतिशीलता यानी उस मूवमेंट का कारण जो होता है तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा होता है, और महासागरीय धाराएं होती हैं। 5 बड़े महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सारे आपको बताए हुए हैं चैप्टर से डिस्कस कर रहा था। उसके बाद जीवमंडल की मैंने चर्चा की थी, और इस रूप में आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में जो चीजें हैं प्रमुख रूप से जहां आपको ध्यान देने की बात थी उसको मैंने कर दिया। अब हमारे देश भारत की बात है, तो आप एक बार इस चैप्टर को ढंग से देखिएगा।
इसके क्षेत्रफल की बात, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और इसके जो भौतिक विभाजन हैं, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, पश्चिमी तट और पूर्वी तट जहाँ मिलते हैं, मैंने उसको भी बताया था। अब इसमें एक जो जानने वाली बात है, जो आपको जानना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है और वह कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती। इन राज्यों को आपको याद रखना है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आपको अगर संभव हो तो यहाँ देख लीजिए, यही कर्क रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही कर्क रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर बांग्लादेश है, उससे पार करते हुए त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। यानी कितने राज्य हो गए? मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, पश्चिम बंगाल 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7 और गुजरात 8 राज्यों से। संशासित प्रदेशों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य को अब 2 संशासित प्रदेशों में बांटा, कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख की राजधानी जो है लेह है। संशासित प्रदेश है जिसका नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी का जो विस्तार है, आप देखिए, यह एक विस्तार आंध्र प्रदेश में, यहाँ देखिए एक विस्तार यहाँ पुदुचेरी आंध्र प्रदेश में है और इसका नाम यनम है। यानी एक यनम जो आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी का हिस्सा है। दूसरा पुदुचेरी स्वयं, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के तट पर स्थित है। और इसी में कराईकल है, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। और अगला आप देखिए, केरल में माहे एक जगह है जो पुदुचेरी का हिस्सा है। यानी जो संशासित प्रदेश पुदुचेरी है वह 1, 2, 3 राज्यों में फैला हुआ है। दादर नगर हवेली की बात करें तो गुजरात के हिस्से में पड़ता है, गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है, संशासित प्रदेश है। दीव भी गुजरात में है और तट के हिस्से हैं। बात की थी हमने कल, जलवायु की बात की, वन्य प्राणियों की बात की थी। जबरदस्त ढंग से आपको समझाया था कि कैसे जलवायु और वनस्पतियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और कैसे वह जो है एक दूसरे, जलवायु से वनस्पतियां और वनस्पतियों से वन्यजीव प्रभावित होते हैं। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बताइएगा, वर्षा जो रेन है उसको मराठी में क्या कहते हैं?